जी ठीक है, आप शुरू करें। नमस्कार, मैं लक्ष्मी अग्रवाल गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आजकल एक प्रश्न अक्सर मुझे विचलित करता है। जब से मेरी पुत्री हुई है, लोगों का एक ही सवाल है कि इसका भाई कब आएगा, इसका भाई कब आएगा। लेकिन क्यों? माना भाई बहन होना परिवार बढ़ाने के लिए, रिश्तों को बचाने के लिए ज़रूरी है, पर वो सवाल सिर्फ भाई कब आएगा, वो बहन भी तो हो सकती है। और मैंने सुना नहीं लोगों के मुंह से कि भगवान इसको जल्दी से बहन दे। आजकल जिससे मिलती हूँ लोग यही दुआ करते हैं, या कह लीजिए आशीर्वाद देते हैं, या आपके लिए शुभकामना करते हैं, और सबसे ज़्यादा आपके शुभ चिंतक बनते हैं। पर सवाल उनका यही कि भाई कब आएगा। पर भाई ही क्यों, बहन क्यों नहीं? और अगर बहन भी नहीं, भाई भी नहीं, अकेली मेरी गुंजन, उसके होने से क्या हमारे जीवन में कोई कमी है? अगर हमें कमी महसूस नहीं हो रही तो समाज के लोगों को उसके होने से क्या कमी है? मैं खुद एक स्त्री हूँ। स्त्री से पहले मैं भी किसी की बेटी रही हूँ। मेरे परिवार में मैंने अपने पिताजी को तो नहीं देखा, परंतु हाँ, मेरी माताजी ने अक्सर बताया कि उनका एक ही सपना था कि उनकी पहली संतान पुत्री हो। और जब मैं हुई तो वाकई वे बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें जैसे दुनिया भर की सारी खुशी मिल गई एक पुत्री रत्न को पाकर। कारण यह कि उनके परिवार में 7 पीढ़ी से कोई पुत्री नहीं थी। बहन बुआ की कमी हमेशा उन्हें सालती रही। और जैसे ही मेरा जन्म हुआ, उन्होंने बिना सोचे समझे मेरा नाम लक्ष्मी रख दिया, क्योंकि आखिर उन्हें लक्ष्मी रत्न मिल गया था। अब मैं बात करूं अपनी शिक्षा की। मेरी शिक्षा की आयु होते होते मेरे पिताजी हमारा साथ छोड़ के जा चुके थे। जब मैं 3 वर्ष की थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। परंतु पढ़ने की ललक मुझ में शायद थी। जब मैं बाकी बच्चों को स्कूल जाते देखती थी तो मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं स्कूल जाऊं, पर परिवार के हालात विपरीत थे। 3 छोटे छोटे भाई बहन थे हम, जिन्हें संभालना, जिनका पालन पोषण करना ही बड़ा मुश्किल काम था। ऐसे में शिक्षा के बारे में सोचना और भी ज़्यादा कठिन था जब घर में किसी का साथ नहीं था। परंतु मेरे मन में जो ललक थी कि मैं पढूं, मैं अपने इस निश्चय पे अटल रही। और मेरी माताजी को ज़्यादा आसपास का पता नहीं था, स्कूल नहीं पता था। एक दिन छुप के मैं अपनी पड़ोस की सहेली के साथ स्कूल चली गई, स्कूल देखाई। अगले दिन अपनी मम्मी को वहाँ लेके गई। वहाँ टीचर मिली मम्मी से, और उनको भी लगा कि हाँ, इसमें ललक है पढ़ने की। उन्होंने मुझे एडमिशन दिलाया और मम्मी से कहा कि आप निश्चिंत रहें, इस लड़की में कुछ करने की क्षमता है, आप इसका एडमिशन कराइए, ये ज़रूर पढ़ेगी। मम्मी ने एडमिशन करा दिया। लेकिन घर आके रिश्तेदार, समाज के लोग सब यही सवाल करते थे कि क्यों इसकी पढ़ाई में अपना दिमाग लगाना, क्यों पैसा खर्च करना, बेटी है, शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, और बेटियों को पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा। पर मम्मी अटल रही अपने निश्चय पे। उन्होंने कहा नहीं, अगर ये पढ़ना चाहती है तो ये पढ़ेगी, और इसके साथ साथ दूसरी बेटी भी पढ़ेगी। मैं सिर्फ अपने बेटे को नहीं पढ़ाऊँगी, तीनों बच्चों को एक जैसा पढ़ाऊँगी। चाहे बहुत अच्छे महंगे स्कूल में नहीं सही, नॉर्मल स्कूल में सही, पर बेटे और बेटी दोनों की शिक्षा दीक्षा बराबर होगी। और यह इसके पापा का भी सपना था, जो कि मैं ज़रूर पूरा करूँगी। और उन्होंने अपने त्याग, परिश्रम, लगन, सब चीज़ों से मेरा और मेरे पापा का वो सपना पूरा किया। धीरे धीरे पढ़ाई करती रही मैं। स्कूल में हर चीज़ में मैं अव्वल रहती थी, चाहे वह एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियाँ हो, पढ़ाई लिखाई हो, सब में मैं अव्वल रहती थी। और इस बात की शायद मेरी मम्मी को भी बहुत खुशी होती थी। जब मैं फर्स्ट आती थी तो मेरी मम्मी सारे मोहल्ले में लड्डू बांटती थी और सबको कहती थी, देखा, जिस लड़की को आप पढ़ाने लिखाने से रोकते थे, आज वही हर चीज़ में प्रथम आ रही है। विद्यालय में छात्रवृत्ति योजनाएं भी होती थी, कई तरह की योजनाएं होती थी, जिसमें मेरी टीचर का भी मैं अलग से धन्यवाद देना चाहूँगी। वो मुझे अलग से पढ़ाती थी ताकि मैं जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती थी उनमें आगे बढ़ूँ। और उन्होंने मुझे अलग से पढ़ा के, मुझ पे अलग से मेहनत करके मुझे इस काबिल बनाया कि वह जिस भी प्रतियोगिता में मुझे भेजती थी वहाँ भी मुझे प्रथम स्थान प्राप्त होता था।
जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वो 5वीं तक का था। वहाँ की टीचर ने फिर मेरी मम्मी को आगे बुला के समझाया कि इसकी शिक्षा दीक्षा यहीं नहीं रोकना, इसमें कुछ करने का जज्बा है, इसको आगे भी पढ़ाना और ये ज़रूर एक दिन कुछ करके दिखाएगी। इसी तरह करते करते मेरी 12वीं तक की परीक्षा पूर्ण हुई। उसके बाद कॉलेज जाने का समय आया, तब भी कई सवाल उठे, कई विरोध उठे मेरी शिक्षा को लेकर, लेकिन मैं आगे बढ़ती रही और मेरी मम्मी ने इसमें लगातार साथ दिया। उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, मैंने जॉब की, समाचार पत्रों में भी काम किया और समाचार पत्र में जब मेरी पहली जॉब लगी तो मुझे एक सपना सा लगा, जैसे पूरा कोई सपना, अधूरा सपना मेरा पूरा हो गया। उसके बाद मैंने आईटीओ में एक छोटे से समाचार पत्र में जॉब की और वहाँ जाकर जब मैं वहाँ पर मुझे फिल्म का पृष्ठ मिला था काम करने के लिए। उसमें मेरा फिल्मी सितारों से भी मिलना जुलना होता था। तब तो ऐसा लगा जैसे मैं कहीं आसमान में उड़ रही हूँ। फिल्मी सितारों से मिलना, उनका इंटरव्यू करना, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उन लोगों से मिलूँगी, बट वो सपना भी मेरा वहाँ जाके पूरा हुआ। उसके बाद मेरी शादी की बारी आई। शादी के टाइम पे भी फिर बहुत सी रुकावटें आई, बहुत सी कभी ये सवाल उठा कि नहीं, लड़की शादी के बाद जॉब नहीं करेगी, लेकिन मैं करना चाहती थी, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। बहुत से रिश्ते आए, लेकिन सबकी शर्तें यही कि लड़की शादी के बाद जॉब नहीं करेगी, घर संभालेगी। फिर आखिर में मेरे लिए जो मेरे पति हैं विकास जी का रिश्ता आया। उन्होंने कभी जॉब से परहेज नहीं किया, पर हालात ऐसे थे कि उस समय मैं जॉब नहीं कर सकती थी। मेरे ससुर जी बीमार थे और उनकी सासू माँ की उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो उनकी देखरेख अकेले करने में सक्षम नहीं थी। तो उस टाइम विकास जी ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे जॉब करने से, आगे पढ़ाई करने से कोई समस्या नहीं है, परंतु फ़िलहाल मेरे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि तुम जॉब कर पाओ। मुझे फ़िलहाल अपने घर में अपनी पत्नी से घर में सहयोग की अपेक्षा है और मैं जिससे भी शादी करूंगा और ये अपेक्षा उससे रहेगी। अगर आप इस चीज़ को स्वीकार करती हैं कि कुछ समय जॉब ना करके आप मेरे घर की देखभाल करें, तो आगे मैं भी जीवन में आपका साथ हमेशा दूंगा। मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी, क्योंकि उन्हें जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मेरे आगे पढ़ने लिखने से प्रॉब्लम थी। वो खुद चाहते थे कि मैं पीएचडी करूं, हालांकि मैं अभी तक कर नहीं पाई, बट उनका खुद का सपना है कि मैं आगे बढ़ूं। उसके बाद हमारी शादी हुई। उनकी बातें मुझे अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा सच कहा, स्पष्ट कहा, और समाज की रूढ़िवादी सोच से उनकी सोच अलग थी। उन्होंने मुझे जीवन में कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। हालांकि शादी के बाद जॉब मैंने छोड़ दी थी, परंतु घर में भी खाली समय में मैं कविताएं लिखती थी या मेरे मन में कुछ भी ब्लॉगिंग करती थी। उस टाइम अपने खाली समय में मैं अपना समय का सदुपयोग करती थी और काफ़ी विरोधों के बावजूद उन्होंने मुझे नहीं रोका और 2017 के अंत तक मेरी पहली पुस्तक तलाश रही हूँ खुद को आ चुकी थी, जिसमें विकास जी का पूरा सहयोग था। शादी के 2-3 साल हो चुके थे इस समय तक। एक दबाव जो निरंतर मेरे ऊपर था कि कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, पर संतान होने या ना होने का फैसला हमारा था, क्योंकि जिन हालातों में हमारी शादी हुई थी, विकास जी के पिताजी बेड पर थे और उन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस समय मेरा और विकास जी का निर्णय था कि हम अभी 2 साल के लिए कोई संतान नहीं पैदा करेंगे। वो हमारा खुद का निर्णय था, लेकिन समाज को उसमें भी आपत्ति थी। समाज बस शादी हो गई है तो 2 साल हो गए, संतान क्यों नहीं है, संतान क्यों नहीं है, अभी तक घर में कोई संतान क्यों नहीं। एक ही सवाल से लगातार मेरा मन डिप्रेशन में रहने लगा था, मैं बीमार रहने लगी थी। हमने जो फैसला लिया वो हमारा निजी फैसला था और उसके कारण भी हम जानते थे, परंतु समाज को किसी ने कोई हक नहीं दिया था कि एक दबाव किसी पर लगातार डाला जाए। लेकिन फिर भी समाज के लोग इसको अपना एक अधिकार समझते हैं कि आप किसी को परेशान किए जा रहे हैं बिना ये समझे कि उसके मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ रहा है। समाज के लोगों की बातों का असर मुझ पे भी हुआ। मैं भी इंसान हूँ, डिप्रेशन में रहने लगी। थोड़ा मेरा इलाज चला, धीरे धीरे ठीक भी होने लगी। फिर शादी के 2 साल बाद ससुर जी का देहांत हो गया
पिताजी के देहांत के बाद हमने निर्णय लिया कि संतान हम अपनी करेंगे, परंतु कब करेंगे, कितने, कैसे होगी, ये हमारा निर्णय है। परंतु समाज के लोग हमें डॉक्टर के पते बताने लगे, आप इस डॉक्टर के पास चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए, IVF करा लीजिए। अरे पर क्यों? शुरू के 2 साल हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। अगर हमारी संतान नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि कमी है, और कमी भी सिर्फ कि लक्ष्मी में कमी है। अगर किसी के संतान नहीं है तो वो कमी पुरुष में क्यों नहीं हो सकती, सिर्फ स्त्री में क्यों कमी है? सिर्फ लक्ष्मी को बताया जा रहा था कि आप इस डॉक्टर को दिखा लीजिए, आप ये टेस्ट करवा लीजिए, आप ऐसा करवा लीजिए, विकास को क्यों नहीं? हालांकि कमी दोनों में से किसी में नहीं थी, पर सवाल मेरा यहाँ लक्ष्मी या विकास नहीं, यहाँ मेरा सवाल स्त्री और पुरुष का है। अगर किसी को संतान नहीं है तो कमी स्त्री में ही है, इसकी क्या श्योरिटी है? पुरुष में भी कमी हो सकती है, लेकिन हमारा समाज इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। खैर जो भी हो, शादी के 5 साल बाद हमें पुत्री, 5-6 साल बाद पुत्री हुई गुंजन, और गुंजन के होने के बाद भी फिर वही एक चारों तरफ शोर, अरे इतने सालों बाद संतान हुई है, पहली संतान लड़का हो जाती तो अच्छा था, अब पता नहीं इतनी मुश्किल से एक संतान हुई है, दूसरी होगी नहीं होगी, कब होगी, ये लड़का हो जाता तो कितना अच्छा होता, लड़की क्यों हो गई। अरे हमें खुशी है, हमारी संतान हुई, पहली संतान है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, हमारे लिए खुशी का विषय है। तो आप लोग क्यों विलाप कर रहे हैं? अगर लड़का नहीं भी होता या होता है वो बाद की बात है, फ़िलहाल तो उसके होने की खुशी मनाइए। पर उस समय भी समाज में खुशी का अभाव था। गुंजन को पाकर हम जितने खुश थे, समाज में उतना ही दुख बिसराया हुआ था। मेरे आसपास के लोगों को मैंने देखा जिनके पुत्र हो चुका था, उनके ऊपर इस तरह का कोई दबाव नहीं था कि दूसरी संतान कर लीजिए, दूसरी कर लीजिए। मैं सोसाइटी में, हम जहाँ रहते हैं, हम आसपास के लोग जिसके बेटा था, अरे तुम तो दूसरा करो चाहे मत करो, तुम्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है, महंगाई के ज़माने में एक ही पाल लो, वो अच्छा है। मेरे आसपास बहुत सारी सहेलियां हैं जिनके एक एक बेटे थे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं इस तरह का। पर मुझे मिलते ही जैसे कोई गेट टुगेदर होता, वहाँ सब लोग कहते, अरे तुम अपना दूसरे बेबी के बारे में सोचो, तुम्हारा तो एक ही बेटी है, दूसरे के बारे में सोचो, दूसरे के बारे में सोचो। ये सवाल मुझे निरंतर परेशान कर रहा था, जबकि आसपास जो लोग ये सवाल उठाने वाले थे उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं कि जो इस बुढ़ापे में जब उन्हें अपने संतानों की आवश्यकता है, उनके पास संतान नहीं है, बेटे होके भी उनके साथ नहीं है, कोई विदेशों में है, कोई दूसरे शहर में है, और वो उनको देखने भी नहीं आ रहे हैं। पर वो लोग भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि ऐसे बेटे, 4-4 बेटों का क्या फ़ायदा, जो आप एक भी आपकी देखभाल के लिए, आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट आती है उस समय आपके साथ नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे बेटों का? मैंने देखा है हमारे आसपास बहुत से लोग हैं। ये सोसाइटी कल्चर जो पनप रहा है, एक कारण ये भी है कि विदेशों में संतानें बस गई हैं जाके, और माँ बाप अकेले यहाँ हैं, बुढ़ापे में यहाँ अकेले, यहाँ बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। तो क्या फ़ायदा ऐसे बेटे का? बेटे बेटी की ये बहस मुझे अक्सर परेशान करते जा रही है, मेरे दिमाग पे असर करती रही। कहीं मिलती हूँ, लोग आशीर्वाद देते हैं, मुझे नहीं, मेरी बेटी को आशीर्वाद देते हैं आजकल तो लोग, कि जल्दी से भगवान तुझे भाई दे तो तेरा भला हो जाए। अरे भाई आने से उसका भला कैसे होगा? अभी तो आपके सामने वो है, आप उसे आशीर्वाद दीजिए, उसके मंगल जीवन की, उच्च शिक्षा की, उसके लिए कामना कीजिए। आप उसके जो है ही नहीं, आप उसके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का? उसका भाई लाना है नहीं लाना है, ये मेरे स्वास्थ्य पर या हमारे निजी कारणों पर निर्भर करता है। और भाई ही क्यों लाना, बहन क्यों नहीं? हमें दूसरी संतान चाहिए, पर वो भाई हो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी संतान हमें इसलिए चाहिए कि आजकल समाज में रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। एकल बच्चा, मामा मौसी, उनके बच्चे जब होंगे तो उनके मामा मौसी, ये रिश्ते ख़त्म होते जाएंगे, और एकल बच्चा अपने आप में कहीं ना कहीं अकेलेपन का अनुभव करता है। सिर्फ उस वजह से हम दूसरी संतान चाहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेटा ही होना चाहिए। ये लोगों के दिमाग की गलतफहमी है। मैं लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने तो बोला अब हमारी उम्र होती जा रही है, अगर दूसरी संतान हमारी नहीं होती
तो हम एक और लड़की अडॉप्ट कर लेंगे। तो लोगों का प्रश्न, लड़की तो तुम्हारे पास है ही, लड़की ही क्यों अडॉप्ट करनी, लड़का क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते। लड़का तो अब वो हमारा निजी फैसला है, हम लड़का अडॉप्ट करें लड़की अडॉप्ट करें। और दूसरी बात, हम चाहते कि लड़के को तो कोई भी अपना लेता है, अपना लड़का कोई भी नहीं छोड़ता। हमारा जो विचार है, अगर हम दूसरे की संतान को अडॉप्ट करते हैं तो हम ऐसी निर्धन कन्या को अपने घर में लाना चाहते हैं ताकि उसका जीवन संवार सके। तो यहाँ कोई इस बात का मतलब मेरे ख्याल से बनता नहीं है लड़का लड़की। ये समाज के जो बेकार के प्रश्न हैं, इससे मेरे मन में उलझन होती है। कई बार मन में आता है कि इनको जवाब दे दूं, पर उनकी उम्र या सामाजिक एक ताना बाना ऐसा है कि आप नहीं जवाब दे सकते, या आप जवाब देते हो तो आपको उद्दंड कहा जाता है, आपको फिर घमंडी का तमगा दे दिया जाता है अगर आप अपनी बात रख देते हैं किसी के सामने। तो कई बार ये सोच के भी चुप हो जाती हूँ, पर जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तो जवाब देना भी ज़रूरी है। आपकी चुप्पी को लोग उनकी हामी समझ लेते हैं। लोगों को लगता है अगर आप चुप है, नहीं बोल रहे, तो उन्हें लगता है कि हाँ, आपके मन में भी बेटे ना होने का दुख है। तो मैं ये जताना चाहती हूँ कि मेरे मन में बेटे होने का कोई दुख नहीं है। गुंजन मेरी बेटी है और मैं उसे बेटा नहीं मानती, वो बेटी है, बेटी ही रहेगी। और गर्व है मुझे कि गुंजन मेरी बेटी है, उसके होने से मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। गुंजन के होने के बाद मैंने अपनी कविताओं का एक और संग्रह निकाला, जिसको मैंने अपनी बेटी गुंजन को ही समर्पित किया। पुस्तक का नाम है मेरी गुंजन, जो कि गुंजन के प्रसव काल से लेकर अब तक उसके 2 साल होने तक की यात्रा है। गुंजन के होते हुए मैं ये काव्य संग्रह संकलित कर पाई, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लोग जैसे बात करते हैं कि बच्चे के होने के बाद आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, सारा ध्यान बच्चे पे देना पड़ता है, तो मैं इस बात को गलत मानती हूँ। एक बच्चा आपके जीवन में कभी रुकावट नहीं बन सकता। बच्चे के साथ साथ भी अगर आप में कुछ करने की क्षमता है, जज्बा है, तो आप अपने बच्चे के साथ साथ भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक और सवाल मुझे अभी याद आया, जब मेरी शादी हुई थी उस समय मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो कई लोगों ने कहा था कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा जब शादी के बाद जॉब छोड़नी ही पड़ी। कई लोगों ने मेरी मम्मी के आगे सवाल उठाया कि आपने तो इसको पढ़ाया लिखाया था ये सोच के कि ये जीवन में कुछ करेगी, पर अब तो जॉब छोड़ दी। पर मैं यहाँ लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगी कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो उसकी पढ़ाई का मकसद सिर्फ जॉब करना नहीं होता। आज अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपने बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दे सकती हूँ, घर बैठ के पढ़ाई लिखाई से संबंधित 4 काम कर सकती हूँ, या मेरे पति को कभी काम में मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इतनी सक्षम हूँ कि उनके काम में उनकी मदद कर सकूँ, और करती भी हूँ समय समय पर। मान लीजिए कोई फाइल उनकी घर रह गई, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं वो कैसे पेपर्स पढ़ पाती, या कई बार वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई मेल भेजनी है, किसी से कोई बातचीत करनी है, तो वो आज पढ़ाई लिखा ही तो है ना, जिसके दम पे मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। अगर ये सोच है आपके मन में कि पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब नहीं करी तो सारी पढ़ाई लिखाई ख़राब है, तो ये भी गलत है। आप एक गृहिणी हैं, पढ़ी लिखी गृहिणी और एक अनपढ़ गृहिणी होने में बहुत फ़र्क होता है। एक पढ़ी लिखी गृहिणी अपने पति को, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा, जॉब, करियर, हर चीज़ में पूरा सहयोग कर सकती है। अगर आज मैं अभी मेरी गुंजन का स्कूल में भी एडमिशन हो गया है, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं कैसे पढ़ पाती, समझ पाती कि उसको स्कूल में क्या काम मिल रहा है, उसकी पढ़ाई में मैं उसको कोई हेल्प नहीं कर पाती, अपने पति को कोई सहयोग नहीं कर पाती। तो पढ़े लिखे होना एक कुल नहीं 2 कुल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री पढ़ के पहले अपने मायके के परिवार में सहयोग करती है, उसके बाद ससुराल में अपने पति, बच्चों, रिश्तेदारों को सहयोग करती है। तो ऐसा भी मानना कि पढ़ लिख कर जॉब करना है, मैं उसे गलत समझती हूँ। आप बिना जॉब करें घर में रह के भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ज़रूरत है तो केवल शिक्षित होने की। इसके बाद मैं बात करूँगी आज जो धर्म संस्कृति के ऊपर। आज हमारे बच्चे जो हैं पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। एक चकाचौंध, एक चमक, उन्हें एक हर चीज़ आकर्षित कर रही है। कारण ये है
हम उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। हमारे घर के बच्चे आजकल पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। तो मेरा मानना है, हम खुद बाहर जाते हैं, ज़्यादातर तीर्थ स्थानों पे हम लोग जाते रहते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं या विकास जी अकेले ना जाए। कई लोग कहते हैं कि इतने छोटे बच्चे को लेकर क्यों मंदिरों में जा रहे हो, भीड़ होती है, मत जाइए, आप अकेले जाइए। पर हमारी जो प्राथमिकता वो ये है कि हम जहाँ भी जाएं गुंजन को साथ लेके जाएं, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को। चाहे हमारी माँ वैष्णो देवी का मंदिर हो, खाटू सालासर जी हो, कोई भी मंदिर हो, बद्रीनाथ मंदिर हो, देश विदेश में बहुत से मंदिर हैं जहाँ हमारी संस्कृति का रूप देखने को मिलता है। देवीय चमत्कार जो कि सच में है। कई मंदिरों में आपको ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। विज्ञान का तर्क भी उसके आगे फेल है। अगर हम ऐसी जगहों पे खुद जाएं, अकेले ही जाएंगे, अपने बच्चे को नहीं लेके जाएंगे, तो वो कैसे उन चीज़ों को समझेगा। अपने बच्चों को धर्म संस्कृति के बारे में समझाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर ही लेके जाएं, दूर दराज के मंदिर लेके जाएं। आप घर में पूजा से शुरुआत कीजिए। आप घर का एक नियम बनाइए कि स्कूल जाने से पहले आप घर में हाथ जोड़ के भगवान के आगे मंदिर में जाएंगे। अगर ज़्यादा आपके पास समय है तो पूजा कीजिए, नहीं समय है तो कम से कम हाथ जोड़ के, सुबह और रात्रि को हाथ जोड़ के ईश्वर का धन्यवाद देना सिखाएं कि हे ईश्वर, आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी गुंजन ही है, हम उसको पूजा करते हैं तो उसके सामने करते हैं ताकि वो देखे। उसके मन में सवाल उठते हैं कि आप ठाकुर जी को क्यों नहलाते हैं, ठाकुर जी को क्यों ऐसे करते हैं, आप उनका जन्माष्टमी पे उनका झूला बनाते हैं। ये चीज़ें वो आज से देख रही है तो इनके महत्व को समझ रही है। हमारे 30 त्यौहार कुछ भी निरर्थक नहीं है। हर त्यौहार के पीछे सार्थक वैज्ञानिक महत्व है। स्वयं विज्ञान की कसौटियों पे हमारे 30 त्यौहार खड़े उतरते हैं। उपवास अगर आप करते हैं तो उपवास का केवल धार्मिक महत्व नहीं है, उससे आपकी शारीरिक शुद्धि भी होती है। आज जैसे जंक फूड का चलन चढ़ा हुआ है, इसमें अगर आप एक दिन उपवास रखते हैं तो आपके शरीर को भी अच्छा महसूस होता है और आप कई बीमारियों से दूर रह के निरोगी रहते हैं। और इन सब चीज़ों को करते टाइम हमारी कोशिश रहती है कि गुंजन वहाँ रहे। हम गुंजन के सामने वो सब कुछ करना चाहते हैं। जो ब्रेन वॉश का आजकल चला है, अगर गुंजन को अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का महत्व पता है, उसकी वास्तविकता पता है, तो वो जल्दी उन चीज़ों से भ्रमित या आकर्षित नहीं होगी। गुंजन को एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसे गौशाला जाने का बहुत शौक़ है और ये एक बहुत अच्छी आदत है। वो जब भी गौशाला जाती है गायों को अपने हाथ से चारा खिलाती है और बहुत खुश होती है। और अगर हम भूल भी जाते हैं ना तो बीच बीच में वो खुद याद दिलाती है कि मम्मी पापा गायों को खाना खिलाने चलते हैं, वो भूखी होंगी। तो ये चीज़ हमें गुंजन की बहुत अच्छी लगती है और हमें खुशी है कि जो चीज़ हम अपने बच्चे में देखना चाह रहे थे वो उसमें मौजूद है। हम उसको बहुत ज़्यादा हाई फाई कल्चर से दूर रखते हैं। हमने उसके एडमिशन के टाइम पे भी ये बात दिमाग में रखी थी कि उसका एडमिशन किसी ऐसी जगह ना हो कि जहाँ वो चकाचौंध से भ्रमित हो और कहे कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, मुझे भी विदेश टूर चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। हम उसे इन चीज़ों से अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक दूसरी बात है। हम ये चाहते हैं कि वो ज़मीनी स्तर से जुड़ी रहे और इसके लिए जो मेरे मन में ख्याल आता है, मैं उसके लिए उसको बस से, मेट्रो से, ऑटो से, हर चीज़ से उसको ट्रैवल कराती हूँ ताकि उसके दिमाग में सिर्फ गाड़ी से घूमना या चकाचौंध भरे विलासी जीवन की आदी ना होकर रह जाए। वो हम सबको अपने बच्चे को ज़मीनी स्तर से जुड़े रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं तब भी आप उन चीज़ों का आदी बच्चों को ना बनाएं, क्योंकि आज तो आप लाड़ प्यार में उनको वो सब चीज़ें कर रहे हैं। आजकल एक नया चलन चला है, लोग हर रोज़ बच्चों को मॉल ले जा रहे हैं, हर हफ्ते ले जा रहे हैं। ले जाइए पर सीमित समय सीमा में, उसका आदी मत बनाइए। आप चाहे सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं पर बच्चे का जीवन उससे ख़राब हो रहा है। आज आप लाड़ प्यार में कर रहे हैं पर कल वही चीज़ें बच्चों का दिलो दिमाग ख़राब कर देती हैं, वो हवा में उड़ने लगते हैं। और आपको बच्चे को इस काबिल बनाना है कि उसे आपकी दी हुई संपत्ति पे नहीं बल्कि अपनी मौजूद क्षमताओं से अपने लिए जीवन में सब कुछ हासिल करना है। अगर आप उन्हें सब कुछ थाली में सजाकर दे देंगे
तो मेहनत करना नहीं सीखेंगे। और जो इंसान मेहनत नहीं सीख सकता वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आपका दिया हुआ संभाला हुआ बिजनेस हो या करियर हो, कुछ भी हो, वो जीवन में कभी कुछ नहीं संभाल पाएगा। बच्चों की परवरिश के समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो ज़मीनी स्तर से जुड़े रहें। इसके लिए एक बार मेरी बात हो रही थी किसी से, उन्होंने बताया कि वो मंदिर में रोज़ चाहे 1 रुपये निकालते हैं, पर निकालते ज़रूर हैं, बच्चों के हाथ से निकालवाते हैं। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हालांकि हमारे घर में भी होता है कि हम 30 त्यौहार पे कुछ पैसे ज़रूर निकालते हैं मंदिर में, और उन पैसों को बाद में किसी की मदद के लिए, किसी गरीब कन्या की शादी के लिए खर्च कर देते हैं। अगर आपको समाज सेवा भी करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए। आप अपनी छोटी छोटी कोशिशों से समाज सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए आप घर परिवार में 4 सदस्य हैं और रोज़ 1-1 रुपये भी आप चारों सदस्य निकाल रहे हैं, तो यही पैसे साल के आखिर में कुछ एक धनराशि के रूप में जुड़ जाती है। और 30 त्योहारों पे आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा निकालते हैं और उसको बाद में, ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा धनी ना होते हुए भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने आसपास किसी निर्धन को देखते हैं, कभी उसकी ज़रूरत की कोई चीज़ दिला दी, कभी उसको शिक्षा के लिए किसी बच्चे को पुस्तकें दिला दी, स्कूल यूनिफॉर्म दिला दी, किसी को कपड़े दिला दिए, ठंड के मौसम में आपने कंबल दे दिए। ये सारी चीज़ें आपको समाज सेवा भी करवा सकती हैं और आपका ज़्यादा धन भी खर्च नहीं होगा। दिवाली के टाइम पे आप सिर्फ अपने घर में खुशियाँ ना मना के आप कुछ ऐसा कीजिए, अपने आसपास लोगों को चीज़ें बांटिए। ये चीज़ हमने भी शुरू की है और ये सब हम गुंजन के हाथ से करवाते हैं ताकि वो इस चीज़ को सीखे। तो इन सब चीज़ों में हमारा कोई ज़्यादा धन खर्च नहीं होता। हमारा जो महीने का बजट होता है वो कहीं भी नहीं हिलता, पर ये छोटी छोटी चीज़ें समाज के किसी एक वंचित वर्ग की किसी ज़रूरत को पूरा कर देती है और उनके चेहरे पे जो उस टाइम खुशी होती है, उनके दिल से निकली जो दुआ होती है, वो आपके जीवन में अवश्य काम आती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़मीन से जुड़े रहना, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपने धर्म के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। स्त्री पुरुष ये सारी सोच, जो रूढ़िवादी पुरानी सोच चलती आ रही है, उसको बदलना होगा। रिश्तों में सामंजस्य बनाना होगा। आज परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, इसमें गलती किसी एक की नहीं, पूरे परिवार की होती है। सास बहू का ही रिश्ता ले लीजिए। अगर सास चाहती, अगर आज सास और बहू के बीच दरार आ रही है तो उसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। सास चाहती है कि बहू बेटी बन के रहे, लेकिन उसके लिए सास को भी तो माँ बनकर रहना पड़ेगा। अगर अपनी बेटी कुछ करती है तो आपको खुशी मिलती है, पर वही चीज़ अगर बहू करती है तो आप उससे दुखी होते हैं। अपनी उस सोच को बदलिए। सास बहू के रिश्ते को बहू बेटी के रिश्ते, माँ बेटी के रिश्ते में दोनों पक्षों को निभाना पड़ेगा, तभी समाज को टूटने से, बिखरने से बचाया जा सकता है। और अपने धर्म को, अपने समाज को बचाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने बिखरते परिवार को बचाना, अपने रिश्तों को संजो के रखना। और इसमें किसी एक को नहीं, सबको, सभी उस माला के पुष्प हैं, सभी आपस में जुड़ के रहेंगे तभी वो माला बंध के पिरो के रह सकती है। अगर एक एक पुष्प भी बिखर के गिरता गया तो माला को टूटते समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं यही कहूँगी, एक परिवार को संजोने में एक स्त्री ही भूमिका निभा सकती है सबसे महत्वपूर्ण। अगर आप शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। अपने रिश्तों को बिखरने से बचाने में कीजिए। मान लीजिए आपकी किसी हरकत से किसी को ठेस पहुंचती है, तो आप उन चीज़ों को अपने अंदर भी सुधार लाइए। और सबसे ज़रूरी बात है आपस में बातें करना। आज का जो समय है, अगर आप किसी से आहत हुए हैं तो आप उस बात को मन में लेके बैठ जाते हैं। आप आपस में आप उस चीज़ को उसकी जगह बैठ के सुलझाइए। मुझे आपकी ये बात गलत लगी, अगर आप इसकी जगह ऐसे करते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, या मुझसे भी ये गलती हुई है। आपस में बैठ के चीज़ों को सुलझाने से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी
और बात ना करने से मन में कड़वाहट ही कड़वाहट बढ़ती जाएगी, जिसका परिणाम रिश्तों का बिखरना, टूटना, और वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप सबके जीवन में भी, आप सबके आसपास भी देखने मिलता होगा कि किसी की बेटी है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि उस बेटी को आशीर्वाद दीजिए, उस बेटी को पनपने के लिए, शिक्षित होने के लिए आगे बढ़ाइए। आप उसको ये आशीर्वाद मत दीजिए कि तेरा भाई हो जाए तो तेरा भला हो जाए। उसका भला उसके भाई के बिना भी हो रहा है, उसका भला उसके माता पिता सोच लेंगे। आप समाज के ठेकेदार बनकर ये डिसाइड मत कीजिए कि किसका किस चीज़ से भला होगा। संतान, दूसरी संतान करनी है नहीं करना है, पुत्र है नहीं है, ये पति पत्नी का निजी फैसला है और ये उन पे ही छोड़ दीजिए। आप सबसे यही मेरा अनुरोध है। आशा करती हूँ आप सब मेरी बातों से सहमत होंगे, और कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।